गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था जहाँ पे द रीजन ऑफ टेरर हमने पढ़ा था। रॉबर्सबेरी, मैक्सिमिलियन रॉबर्सबेरी ने जिस तरह से उन्होंने रूल की थी और 1 ईयर में ही, दैट इज़ फ्रॉम 1793 से उन्होंने रूल किया था, 94 में एंड हुआ था। और फिर बाद में इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के थ्रू उन्हें हटा दिया गया था। उन्हें क्या किया था, उन्हें भी गुलेटिन्स के थ्रू उनको भी सेम सज़ा दिया गया था जो बाकियों को वो हमेशा देते थे। उसके बाद क्या हुआ, पूरा फ्रांस के अंदर क्या हुआ, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि इन द ईयर 1791 में फ्रांस क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बना। ये सबसे पहले उन्होंने किया था, जो फ्रीडम फाइटर, जो रिवोल्यूशनरीज थे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि 1792 में फ्रांस क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया। और रिपब्लिक के थ्रू यहाँ पे कौन से लोग आ गए, यहाँ पे हमने देखा थर्ड स्टेट्स के जो लोग थे, मेनली थर्ड स्टेट्स के कौन लोग थे, थर्ड स्टेट के पहले कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी एंड तीसरी कैटेगरी में से ये लास्ट 2 कैटेगरीज जितने एक्टिवली पार्ट लिया था वॉर में, वॉर जो हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे फ्रांस जो है एक बार फिर से रिपब्लिक हो गया और यहाँ पे रूल जो पीपल्स का आ गया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉर में किसने पार्टिसिपेट किया था, दैट वाज थर्ड स्टेट्स के लोग जो थे, सेकेंड एंड थर्ड वाले। थर्ड स्टेट्स के थर्ड नंबर पे जो थे, फर्स्ट वाले उतना नहीं जितना सेकेंड और थर्ड वाले में थे। अब हम यहाँ देखेंगे मैक्सिमिलियन जब वहाँ पे वो आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो प्रिविलेज मिल रहा था, प्रिविलेजेस जो भी मिल रही थी, किसको मिल रही थी प्रिविलेजेस, वो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट्स और या फिर रिच पीपल, पैसे वाले। क्योंकि पैसे वाले में देखा जाए तो थर्ड स्टेट में भी था, कौन से ग्रुप थे, वो पहला वाला ग्रुप था। तो ये इनको ही सारा राइट्स मिला था कि वो 3 डेज के जो है 3 डेज के वेजेस अगर वो देते हैं एज अ टैक्स तो वो क्या बनेंगे, दे विल बी हैविंग राइट टू गिव वोट, तो उनको राइट वोट देने का राइट मिलेगा। लेकिन रिपब्लिक में यहाँ पे मैक्सिमिलियन रॉबर्सबेरी को एज अ चूज़ किया था, एज अ हेड, रिप्रेजेंटेटिव हेड चूज़ किया था। और उन्होंने इलेक्शंस के थ्रू इन्होंने क्या किया कि 21 ईयर्स जो भी लोग हैंगे मेल, ये बार बार कहा जा रहा मेल, नॉट फीमेल, ओनली मेल, जो मेल है मतलब मैन है, तो किसे राइट्स दिया जाएगा, मैन को राइट टू वोट। ऑल मैन हैव राइट टू वोट। तो यहाँ पे कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, रिपब्लिक के बाद फ्रांस के लोगों को राइट मिल गया, ऑल मैन हैव राइट टू गिव वोट्स। एज कितना बताया, 21 ईयर्स जो भी रहेंगे उन्हें सभी को अधिकार ये हो गया। लेकिन जब हमने देखा पढ़ा कि रीजन ऑफ टेरर्स में रॉबर्सबेरी ने जो भी अपने लोगों को, उनकी शक की नज़र में उनका शक था, किसी को भी शक होता था तो उनको वो अरेस्ट करवाते, फिर उनके ऊपर केस चलता, फिर उन्हें बुलेटिन में या फिर बुलेटिन के थ्रू मरवा देते। तो लोग इतना ज़्यादा भयभीत हो गए थे 1 ईयर के अंदर, दैट इज़ 1793 से 94 तक। फिर बाद में 94 में 17 इलेक्शन के बाद मैक्सिमिलियन रॉबर्सबेरी को हटा दिया गया और उसे भी वही सज़ा मिला। तो अब उसके बाद का क्या हुआ ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा रिकॉल कर लिया। अब यहाँ पे देखो कि द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट, जब मैक्सिमिलियन रॉबर्सबेरी को, उनकी लीडर्स को, रिप्रेजेंटेटिव को जब फांसी हो गई, मतलब उनकी जो गुलेटिन्स के थ्रू मार गए वो, तो जो वेल्दियर पीपल थे, जो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के समय में भी ये रूल कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, पावर को वापस अपने हाथ में ले लिया। क्योंकि अब जैकोबिन क्लब का लीडर तो कोई है नहीं जो वो कुछ कंट्रोल करेगा, इससे तो अच्छा वापस उन्होंने वेल्दियर पीपल जो थे, मिडिल क्लास और रिच पीपल, वापस कौन वाले,
हमारे थर्ड स्टेट्स के पहला कैटेगरी वाला प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, ट्रेडर्स, वो आ गए। नोबल्स भी थे इसमें, क्लर्जी के भी कुछ थे लोग। तो इसी तरह से वेल्दियस पीपल्स ने पावर को सीज किया और इन्होंने यहाँ एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को लाया। तो इसीलिए यहाँ पे टॉपिक जो है, सब टॉपिक अ डायरेक्टरी रूल कि गवर्नमेंट जो थी उसके बाद उन्होंने चेंज किया, सिस्टम को पूरा चेंज किया। और इसके थ्रू यहाँ पे क्या बोला, वापस दे डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपर्टाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो हमने देखा था मैक्सिमिलियंस ने सभी को राइट टू वोट दिया था, लेकिन वापस जैसे ही मिडिल क्लास के पैसे वाले पीपल्स जैसे आए, वेल्दियर पीपल जैसे आए, उन्हें वापस वही काम किया कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनके पास कोई भी राइट्स नहीं है वोट देने का। तो ये देख लो कि मिडिल क्लास जैसे ही आई, पैसे वाली वेल्दियर मिडिल क्लास पीपल्स, ठीक है। तो इसलिए जो पैसे जिसके पास कुछ भी नहीं है उनके पास सोसाइटी में राइट नहीं है वोट देने का। ये वापस सेम वापस आ गया इनके पास। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया प्रोवाइड टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो हमें पता है कि हमारा पार्लियामेंट एक ही है, इन्होंने दो बना दिया, 2 काउंसिल्स बना दी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स 2 बना दी। इसके भी ग्रुप्स होंगे, मेंबर्स होंगे, इनके भी होंगे। तो सोच लो एक को लेके चलना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे इन्होंने 2 बना दिया। उसके साथ साथ इट प्रोवाइडेड अपॉइंट किया डायरेक्टरी एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5। डायरेक्टरी जो थे कौन थे वो, 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। तो 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स 1 2 3 4 5। तो ये जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है ये कितने हो गए, 5 हो गए। उनको कंट्रोल करने के लिए किसको अपॉइंट किया, डायरेक्टर्स, ठीक है ना, डायरेक्टर। अब ये तो डायरेक्टरी थी, अब ये 5 हो गए, वहाँ पे 2 हो गए, लेजिस्लेटिव में 2 हो गए, काउंसिल में 5 होंगे। दिस वॉज मेंट एज अ सेफ गार्ड। इन्होंने इस तरह किया क्योंकि उनको लगा कि पावर किसी एक हाथ में देने से अच्छा है, 1 मैन एग्जीक्यूटिव होने से तो अच्छा है। जैसे जैकोबिन था मैक्सिमिलियंस, उसने प्रॉब्लम कर दी, तो इसी तरह से इससे बेटर है कि हम 5 को रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपस में इनके बीच में क्लैशेस तो आएंगी, इनके डिसीजन को लेकर, ओपिनियंस को लेकर। तो डायरेक्टर्स ऑफ इन क्लैशेस, इनके बीच में मतभेद हो जाता। ये 5 बैठे हैं तो 5 के बीच में तो मतभेद होगा, कोई ये कुछ और बोलेंगे, ये कोई और बोलेगा, ये कोई और बोलेगा। तो इसी तरह से सबके जो डिसीजंस होंगे या फिर इनकी जो व्यूज़ होगी अलग अलग होगी। तो इसके लिए कहा गया कि डायरेक्टर्स ऑफ इन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑल्सो, और काउंसिल के साथ भी इनकी झड़प होती, क्लैश होती, डिसमिस, और हु देन साउट टू डिसमिस देम। तो इस तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ने फिर कहा कि इस डायरेक्टर्स को जो है हमें रखना ही नहीं है, इसको डिसमिस कर दो, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, काम करने नहीं देते हैं हमें। तो द पॉलिटिकल, देश में हमने क्या देखा फिर कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, कि एक स्थिरता नहीं रही, आपस में लड़ रहे, आपस में सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे। तो देश को कैसे संभालेंगे ये। ऑफ द डायरेक्टरी पेव द वे टू द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये सोचो, ये आपस में लड़ रहे थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, तो इसका फायदा किसने उठाया, मिलिट्री डिक्टेटर, मतलब नेपोलियंस ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया। क्या क्या मिलिट्री की हेल्प से नेपोलियंस ने फ्रांस को कंट्रोल कर लिया और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया एज अ रूल्ड बाय और रूल्ड अंडर एज डिक्टेटर। तो फ्रांस टर्न टू बी एज डिक्टेटर नाउ। तो फ्रांस क्या होगा, डिक्टेटर में चला गया। तो सोचने की बात है कि फ्रांस ने लड़ाई शुरू की, लोगों ने लड़ाई की, 1789 रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, 1791 में फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, 1792 में रिपब्लिक, 1793 में रॉबेस्वेली को एग्जीक्यूट किया गया, उसको सज़ा हो गई, और वापस उसके बाद डायरेक्टरी गवर्नमेंट आई। डायरेक्टरी गवर्नमेंट आते ही प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सिस्टम को चेंज कर दिया, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी, 5 एग्जीक्यूटिव बना दिया, और इनके बीच में, डायरेक्टर्स के बीच में क्लैशेस होने लगा, और उस क्लैशेस का फ़ायदा उठाया मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट ने, और उन्होंने फ्रांस को रूल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि लोगों ने इतनी मेहनत करके अपनी इंडिपेंडेंस लेके आए, अपनी डेमोक्रेसी लेके आए देश के अंदर,
लेकिन अल्टीमेटम क्या हुआ कि वो फिर से डेमोक्रेटिक से नॉन डेमोक्रेटिक चले गए, मतलब डिक्टेटर्स में चले गए. Now, through all these changes in the form of government, the idea of freedom, equality before law, fraternity remain inspiring ideals that motivated political movement in France and the rest of Europe during the following centuries. तो ये क्या बोला जा रहा है कंक्लूजन एंड में इसमें कि भले नेपोलियंस ने उन पे कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन एक बार जब जिस इंसान को आज़ादी मिल जाती है तो उस आज़ादी की जो टेस्ट होती है, जैसे हमें अगर कोई डिश अच्छा लगता है तो हमें पता चलता है, बहुत दिनों तक याद रहता है कि उस डिश का टेस्ट अच्छा था. तो उसी तरह से फ्रीडम जो एक इतनी बड़ी चीज़ थी और जो उनको मिली थी आज़ादी, वो अचानक से अगर वापस उनसे छिन जाती है तो वो कभी भूल नहीं सकते उस. तो इसीलिए कहा गया कि आइडियल्स जो था वो हमेशा उनके साथ था, कि वो चाहते थे वापस इक्वलिटी बिफोर लॉ आ जाए, सब आपस में भाईचारा रहे, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन कि वो अमीर है गरीब है. और ये चीज़ें मोटिवेट करती रही लोगों को, पॉलिटिकल मूवमेंट होता रहा, कभी सामने कभी छिप के, ये होता ही रहा यूरोप, फ्रांस में और रेस्ट ऑफ यूरोप में उसी फॉलोइंग सेंचुरीज में, जिस सेंचुरीज में ये काम चल रहा था. दैट इज ऑन 18th सेंचुरी एंड द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी. अब हम मूव करेंगे. हमने पहले पढ़ा था कि जब ये मूवमेंट हो रहा था तो वुमेन्स दे आल्सो टेकिंग पार्ट. वो घर को संभाल रही थी, घर की पूरी देखभाल करना, बच्चों को देखना, उनके खाने पीने का, साथ साथ दे आल्सो फाइटिंग फॉर देयर राइट्स. तो अब हम पढ़ेंगे वुमेन्स हैव अ रिवॉल्यूशंस. वुमेन्स ने भी, तो ये देखो ये पिक्चर आ रहा है आपको दिख रहा है, ये वुमेन्स वाले हैं सारे, दे आर आल्सो स्टैंडिंग. इन्होंने भी आवाज़ उठाई कि उन्हें राइट्स मिलना चाहिए. तो इसी तरह से दे आल्सो हैविंग देयर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन्स वे एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द इवेंट. कहा गया शुरुआत से वुमेन्स जो थी एक्टिव पार्टिसिपेंट थी. ये भले उनको कोई माने या ना माने, लेकिन इन्होंने अपना काम शुरू से ही किया था. विच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस, जिसके कारण फ्रांस सोसाइटी में बहुत कुछ चेंजेस आया. देखो, दे होप दैट their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce new measures to improve their life. क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अगर ये लोग चुपचाप बैठ जाएंगे तो गवर्नमेंट इनके बारे में कभी नहीं सोचेंगे. तो इसी तरह से अगर ये कुछ करते रहेंगे, रिवॉल्यूशन करते रहेंगे, तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनके लिए इम्प्रूव करेंगे ताकि इनकी लाइफ जो है और अच्छा हो. कुछ ना कुछ मेजर्स लेके आएंगे, रूल्स लेके आएंगे. तो मोस्ट ऑफ द वुमेन्स देखा गया था जो थर्ड स्टेट्स की थी had to work for a living. क्योंकि वो गरीब घर से बिलोंग कर रहे थे, तो जो भी कमाते थे हस्बैंड, उनसे उनका पूरा घर चलना मुश्किल था. तो उन्हें भी बाहर निकलना पड़ता था काम के लिए, फॉर अ लिविंग. तो वो कैसे काम करते थे? दे वर्कड एज सीमस्ट्रेस, लॉन्ड्री, कपड़े धोना, किसी के घर पे काम करना, एज अ सर्वेंट, फ्लावर सोल्ड करना, फ्रूट सोल्ड करना, वेजिटेबल्स, और यहाँ पे डोमेस्टिक सर्वेंट आ गया. सेमेस्टर से इस तरह से लॉन्ड्री, जैसे कपड़े, ठीक है, यहाँ पे बता ही दिया. तो इस तरह से ये किसके घर में करते थे? जो पैसे वाले होते थे, प्रॉस्परस, उनके घर पे करते थे, ताकि उनके पास एक्स्ट्रा अर्निंग आ जाए और उनकी जो हेल्प हो जाए, घर के लिविंग्स में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए. नाउ व्हेन वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, उस समय वुमेन्स को राइट्स नहीं था. देयर शुड हैव एजुकेशन और ट्रेनिंग. उनको ट्रेनिंग भी नहीं होती थी. सिर्फ और सिर्फ फैमिली जो पैसे वाले थे, ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स, वो जो थे पहले थर्ड स्टेट्स के, कौन? पहले कैटेगरी वाले, कुड स्टडी एट अ कन्वेंट, आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज द मैरिज फॉर देम. तो कहा गया एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ उससे पहले जो थी, सभी को एजुकेशन नहीं था. जो पैसे वाले थे, नोबल्स, वेल्थियर्स, थर्ड स्टेट्स के, वो पढ़ते थे, उनकी कॉन्वेंट्स में पढ़ा दिया गया. फिर उसके बाद उनकी शादी करवा दी गई. वर्किंग वुमेन्स हैड ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज. उनको था, वर्किंग वुमेन जो है काम करती थी बाहर में, साथ में खाना पकाना, बच्चों को देखना, पानी लेके आना, ब्रेड्स खरीदना, इस तरह से इनका काम होता था. और जो काम करने के बाद जो पेमेंट मिलता था वो भी कम था.
किसके मुकाबले? मैन के मुकाबले। तो इस सब चीज़ों के कारण वुमेन्स ने रिवोल्ट किया, आवाज़ उठाई। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पब्लिक क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। तो इसी तरह से इस तरह जो थे, ताकि इनकी भी मजबूरी क्या है, ये क्या चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो इसी तरह से दे स्टार्टेड देयर ओन क्लब। जैसे हमने पढ़ा था जैकोबिन क्लब, इस तरह से वुमेन्स ने भी क्लब बनाया और न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी नीड्स, अपनी डिमांड्स जो थे गवर्नमेंट को बताना शुरू किया। तो कहा जाता है उस समय अबाउट 60 वुमेन्स क्लब जो थे अलग अलग फ्रांस सिटीज़ में बनी। उनमें से जो फेमस थी द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज एंड रिपब्लिक वुमेन, ये इन दोनों फेमस थे। ठीक है, तो 60 में से सबसे ज़्यादा फेमस जो था ये दो थे। वन ऑफ देयर मेन, अब आता है वो लोग जो डिमांड कर रहे थे, वो डिमांड क्या था, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे, तो वन ऑफ द डिमांड कि वुमेन शुड एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन, कि मेन को जो राइट्स मिल रहा है, पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट या फिर राइट टू बी इलेक्टेड एज ए इलेक्टोरल, ये दोनों ही इन्हें भी मिले। वुमेन्स वर डिसअपॉइंटेड। जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 में, तो उनको लगा था कि शायद इनके लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स बना होगा, लेकिन उसमें क्या देखा हम लोगों ने कि वहाँ पर ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वुमेन्स को पैसिव सिटीजन डाल दिया कि वुमेन्स दे डोंट हैव एनी राइट्स। उन्हें बहुत बुरा लगा। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं रहे। उनकी जो डिमांड्स थी वो चलती रहे, डिमांड राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड एज द असेंबली, टू बी इलेक्टेड ऑन द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, ताकि वो भी वोट मीन्स इलेक्टोरल पोजीशन के लिए लड़े और उन्हें भी जीत मिले, ताकि वो पॉलिटिकल ऑफिस में जाके वो भी बैठे, ऑफिस संभाले। सो वन ऑफ देम दे फील्ड वुड दे इंटरेस्ट टू बी रिप्रेजेंट इन द न्यू गवर्नमेंट। उनको लगा अगर हम में से कोई एक जाके अगर गवर्नमेंट ऑफिस में बैठते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस को संभालते हैं, तब जाके बाकी वुमेन्स की भी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती है। और इसी तरह से इन्होंने अपने मूवमेंट को जारी रखा, कंटिन्यू रखा। इन द अर्ली ईयर्स द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉ। फिर बाद में गवर्नमेंट ने, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने, जैकोबिन गवर्नमेंट जब आए तो उन्होंने कुछ रूल्स इम्प्रूव किया। तो ये कौन से रूल्स इम्प्रूव की, ताकि उनकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाए। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्कूल, स्टेट स्कूल बनाए। स्कूल जो था कंपलसरी कर दिया फॉर ऑल, स्कूलिंग वॉज मेड कंपलसरी। हमने पहले क्या देखा, स्कूल किसके लिए था, नॉबल्स के लिए था या फिर पैसे वालों के लिए था। अब स्कूल जो था सभी के लिए कर दिया कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। नाउ इसके बाद क्या किया, देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज स्टेट अगेंस्ट देयर विल्स। अब उनके पेरेंट्स जो है उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करवा सकते, ये सेकंड रूल्स डाला। थर्ड में मैरिज वॉज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर अंडर सिविल लॉ। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शुरू हो गया, मतलब अगर आपको लगता है कि आप आगे जाके इनके साथ नहीं रह सकते, अपने हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, डाइवोर्स ले सकते हो। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल हो गया, मैन एंड वुमेन के लिए। थर्ड ये हो गया। फोर्थ में वुमेन कुड नॉट बी ट्रेंड, वुमेन्स को ट्रेन कर सकते हैं जॉब के लिए। कुड बिकम आर्टिस्ट या फिर स्मॉल बिजनेसमैन, अपने बिजनेस में शुरू कर सकती है। तो इस तरह से इन्होंने जैकोबिन पीरियड में कुछ रूल्स वुमेन्स को दिया गया, ताकि उनको लगा कि वो रूल्स अगर इनको मिल जाएगा तो वो जो है अपना मूवमेंट बंद कर देंगे। बट उनका जो मेन था राइट टू बी इलेक्टेड एंड राइट टू गिव वोट इन द पॉलिटिकल, ये अभी तक नहीं मिला था। सो इसलिए इन्होंने अपना ये मूवमेंट स्ट्रगल जो था वो कंटिन्यू रखा। वुमेन्स स्ट्रगल वॉज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो इनका जो स्ट्रगल था वो किसके लिए था, फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, जो उनको नहीं मिला था। हावेवर कंटिन्यू, लेकिन वो इसीलिए उन्होंने कंटिन्यू किया। फिर हमने देखा रीजन ऑफ टेरर में द न्यू गवर्नमेंट इशूज लॉ ऑर्डरिंग क्लोजेस ऑफ वुमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग दियर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। फिर ये जो न्यू गवर्नमेंट आए थे टेरर
दैट इज रॉबर्सबेरी मैक्सिमिलियंस। इन्होंने क्या ऑर्डर किया कि वुमेन्स जितने भी क्लब्स है उसको बैन करवा दो, क्लोज करवाओ, और पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने अगर बनाई है तो सबको बैन कर दो। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन्स भी अरेस्टेड, जितनी सारी लीडर्स थी जो अच्छी थी, जो काम आगे लेके जा रहे थे, उनको अरेस्ट करवा दिया गया एंड दे हैव बीन पनिश्ड ऑल्सो, सजा भी मिली उनको इसके लिए। Now, women's movement for vote. तो कहा गया वुमेन्स जो मूवमेंट था उनका वोटिंग टू हैव फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस, कि मेन और वुमेन दोनों साथ में काम करते फिर भी वुमेन को कम वेज मिलता है कंपेयर टू मैन। तो ये कंटिन्यू कहा गया, कंटिन्यू कितना रहा, नेक्स्ट 200 ईयर्स तक, नॉट इन फ्रांस बट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सभी कंट्रीज में लगभग। So the fight for their vote was carried out through international suffrage. धीरे धीरे ये मूवमेंट जो है इंटरनेशनल लेवल पे गया। सफरेज मीन्स राइट टू वोट वुमेन्स का, और लेट 19th सेंचुरीज में कहा गया, अर्ली 20s और लेट 19th सेंचुरीज में द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर्स वॉज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरीज। तो इस तरह से कहा गया कि 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20s में ये जो मूवमेंट था फ्रांस के वुमेन्स ने, ये एक इंस्पिरेशन मिला बाकी वुमेन्स के लिए, बाकी देशों के वुमेन्स के लिए, और इस तरह से दे ऑल्सो टेक पार्ट। तो इसी तरह से ये इंटरनेशनल सफरेज का रूप ले चुका था। और फाइनली इन द ईयर 1946 द वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट, और इसी तरह से इन्हें राइट टू वोट कब मिला, 1946 में। तो सोचो कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी इनको, तब जाके इन्हें राइट टू वोट मिला। ये पिक्चर्स है दैट हाउ द वुमेन्स आर स्टैंडिंग इन द लाइन फॉर गेटिंग ब्रेड। ये ब्रेड लेने की लाइन थी जहाँ पे उनको जब खाना, इतना वेट करने के बाद जब पता चले कि आपके उनके पास ब्रेड ख़त्म हो गई है तो कितना गुस्सा आता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, सब टॉपिक्स, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर।